तो दोस्तों, प्रश्न है आपका, राजधानी नगरों के भौगोलिक एवं राजनीतिक महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल सिटीज। उत्तर देखते हैं इसका। राजनीतिक भूगोल में राजधानी नगर कैपिटल सिटीज का स्थान अत्यंत केंद्रीय और निर्णायक माना जाता है। राजनीतिक भूगोल में राजधानी नगर का स्थान अत्यंत केंद्रीय और निर्णायक माना जाता है। ठीक है। किसी भी राज्य या राष्ट्र राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना और राष्ट्रीय पहचान का सर्वाधिक सघन और प्रतीकात्मक रूप राजधानी नगर में दिखाई देता है। किसी भी राज्य या राष्ट्र राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना और राष्ट्रीय पहचान का सर्वाधिक सघन और प्रतीकात्मक रूप राजधानी नगर में दिखाई देता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक राजधानी नगर केवल शासक के निवास या प्रशासनिक कार्यालयों का समूह नहीं रहे हैं, बल्कि वे सत्ता, प्रभुसत्ता, वैचारिक दिशा, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के सजीव प्रतीक रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक युग तक राजधानी नगर केवल शासक के निवास या प्रशासनिक कार्यालयों का समूह नहीं रहे, बल्कि वे सत्ता, प्रभुसत्ता, वैचारिक दिशा, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के सजीव प्रतीक रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इतिहास के प्रत्येक चरण में यह देखा गया है कि राजधानी नगरों का चयन, विकास और स्थानांतरण किसी आकस्मिक निर्णय का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके पीछे भौगोलिक अनुकूलता, सामरिक सुरक्षा, आर्थिक संभावनाएं, प्रशासनिक सुविधा, सांस्कृतिक प्रतीकात्मक और राजनीतिक उद्देश्य जैसे अनेक कारक सक्रिय रहते हैं। इतिहास के प्रत्येक चरण में यह देखा गया है कि राजधानी नगरों का चयन, विकास और स्थानांतरण किसी आकस्मिक निर्णय का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके पीछे भौगोलिक अनुकूलता, सामरिक सुरक्षा, आर्थिक संभावनाएं, प्रशासनिक सुविधा, सांस्कृतिक प्रतीकात्मक और राजनीतिक उद्देश्य जैसे अनेक कारक सक्रिय रहते हैं। ठीक है। राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में राजधानी नगर इस कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भूगोल और राजनीति के पारस्परिक संबंधों को प्रत्यक्ष रूप में उजागर करते हैं। ठीक है। राजधानी नगर वह स्थान होता है जहां राज्य की संप्रभु सत्ता केंद्रित होती है, जहां से कानून बनाए जाते हैं, नीतियां निर्धारित होती हैं, न्यायिक निर्णय लिए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति संचालित होती है। राजधानी नगर वह स्थान होता है जहां राज्य की संप्रभु सत्ता केंद्रित होती है, जहां से कानून बनाए जाते हैं, नीतियां निर्धारित होती है, न्यायिक निर्णय लिए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति संचालित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजधानी नगर की संकल्पना और ऐतिहासिक विकास। राजधानी नगर की संकल्पना राज्य की उत्पत्ति के साथ ही विकसित हुई है। ठीक है, राजधानी नगर की संकल्पना राज्य की उत्पत्ति के साथ ही विकसित हुई है। जब मानव समाज कबीलाई जीवन से आगे बढ़कर संगठित राजनीतिक इकाइयों में परिवर्तित हुआ, तब शासन के संचालन के लिए एक केंद्र स्थान की आवश्यकता महसूस हुई। यह स्थान आगे चलकर राजधानी के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, प्राचीन साम्राज्यों में राजधानी नगर प्रायः शासक के निवास, सैन्य शक्ति और धार्मिक प्रतिष्ठानों के केंद्र होते थे। मध्यकाल में राजधानी व्यापार, संस्कृति और राजनीति का संगम बन गई। आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली के विकास के साथ राजधानी नगरों का स्वरूप और अधिक संस्थागत हो गया, जहां संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका और कूटनीतिक संस्थाएं एक साथ स्थापित की गई। इस ऐतिहासिक विकास से स्पष्ट होता है कि राजधानी नगर केवल प्रशासनिक सुविधा का परिणाम नहीं, बल्कि वे राज्य की राजनीतिक चेतना और ऐतिहासिक निरंतरता के वाहक भी है। ठीक है, अब है आपका राजधानी नगरों का भौगोलिक तत्व। राजधानी नगरों का भौगोलिक तत्व हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहला है
केंद्रीयता और स्थानिक संतुलन। भौगोलिक दृष्टि से राजधानी नगर का केंद्र या संतुलित स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से राजधानी नगर का केंद्र या संतुलित स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, केंद्रीयता का आशय केवल भौगोलिक मध्य बिंदु से नहीं बल्कि उस स्थान से है जहां से देश के विभिन्न भागों तक प्रशासनिक संपर्क समान रूप से संभव हो सके। केंद्रीयता का आशय केवल भौगोलिक मध्य बिंदु से नहीं बल्कि उस स्थान से है जहां से देश के विभिन्न भागों तक प्रशासनिक संपर्क समान रूप से संभव हो सके। ठीक है, राजधानी यदि अत्यधिक सीमावर्ती या दूरस्थ क्षेत्र में स्थित हो तो शासन के संचालन में असमानता उत्पन्न हो सकती है। राजधानी यदि अत्यधिक सीमावर्ती या दूरस्थ क्षेत्र में स्थित हो तो शासन के संचालन में असमानता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अनेक देशों ने राजधानी का चयन इस प्रकार किया कि वह देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यह केंद्रीयता राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक दक्षता दोनों को सुदृढ़ करती है। दूसरा आपका परिवहन और संचार की भौगोलिक सुविधा। राजधानी नगरों का भौगोलिक महत्व इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि वे प्रायः परिवहन और संचार के मुख्य केंद्र होते हैं। राजधानी नगरों का भौगोलिक महत्व इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि वे प्रायः परिवहन और संचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। सड़क, रेल, वायु और आधुनिक डिजिटल संचार नेटवर्क का सर्वाधिक विकास राजधानी में ही होता है। ठीक है, सड़क हो गया, रेल हो गया, वायु हो गया और आधुनिक डिजिटल संचार नेटवर्क का सर्वाधिक विकास राजधानी में ही आपका होता है। ठीक है, भौगोलिक रूप से सुगम स्थान पर स्थित राजधानी देश के दूरस्थ क्षेत्रों से भी जल्दी संपर्क स्थापित कर सकती है। आपातकालीन परिस्थितियां जैसे प्राकृतिक आपदा, युद्ध या राजनीतिक संकट में यह सुविधा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। इस प्रकार परिवहन और संचार की दृष्टि से राजधानी नगर पूरे देश को एक स्थानीय इकाई के रूप में जोड़ने का कार्य करते हैं। स्थलाकृति और प्राकृतिक सुरक्षा। तीसरा, ठीक है, इतिहास में अनेक राजधानियों का चयन प्राकृतिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। इतिहास में अनेक राजधानियों का चयन प्राकृतिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया। ठीक है, पर्वतों, नदियों, पठारों या अंतर्देशीय स्थिति में राजधानियों को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की। पर्वतों, नदियों, पठारों या अंतर्देशीय स्थिति में राजधानियों को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की। स्थलाकृति रिलीफ भी राजधानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, स्थलाकृति भी राजधानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समतल और विस्तृत भूमि पर स्थित राजधानी नगरों का नियोजन और विस्तार अपेक्षाकृत सरल होता है। प्रशासनिक भवन, आवासीय क्षेत्र, सड़कें और सार्वजनिक स्थल सुव्यवस्थित रूप से विकसित किए जा सकते हैं। इस प्रकार भौगोलिक स्थलाकृति राजधानी की प्रशासनिक दक्षता और दीर्घकालिक विकास को प्रभावित करती है। चौथा आपका जलवायु और पर्यावरणीय अनुकूलता। राजधानी नगर के लिए अनुकूल जलवायु एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। राजधानी नगर के लिए जलवायु एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। अत्यधिक ठंडी, अत्यधिक गर्म या आर्द्र जलवायु प्रशासनिक कार्यों और जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अत्यधिक ठंडी, अत्यधिक गर्म या आर्द्र जलवायु प्रशासनिक कार्यों और जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसलिए ऐतिहासिक रूप से समशीतोष्ण या संतुलित जलवायु वाले क्षेत्रों को राजधानी के रूप में प्राथमिकता दी गई। आधुनिक समय में पर्यावरणीय दृष्टि से भी राजधानी नगरों का महत्व बढ़ गया है। जल संसाधनों की उपलब्धता, प्रदूषण नियंत्रण, हरित क्षेत्र और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, ये सभी राजधानी चयन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पांचवा आपका आर्थिक भौगोलिक महत्व। राजधानी नगर केवल राजनीतिक केंद्र ही नहीं होते बल्कि वे आर्थिक गतिविधियों के भी प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। राजधानी नगर केवल राजनीतिक केंद्र ही नहीं होते बल्कि वे आर्थिक गतिविधियों के भी प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। ठीक है, प्रशासनिक संस्थानों, राजनयिक मिशनों और सरकारी निवेश के कारण
राजधानी में सेवा क्षेत्र, अवसंरचना, रोजगार और व्यापार का तीव्र विकास होता है। भौगोलिक दृष्टि से अनुकूल स्थान पर स्थित राजधानी पूरे देश के आर्थिक भूगोल को प्रभावित करती है। कई बार राजधानी का विकास आसपास के क्षेत्रों को भी आर्थिक रूप से सक्रिय बना देता है, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलती है। अब हम देखने वाले हैं राजधानी नगरों का राजनीतिक महत्व। पहला आपका सत्ता और प्रशासन का केंद्रीय स्थल। राजधानी नगर किसी भी राज्य की राजनीतिक सत्ता का सर्वोच्च केंद्र होता है। राजधानी नगर किसी भी राज्य की राजनीतिक सत्ता का सर्वोच्च केंद्र होता है, ठीक है। यही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के प्रमुख संस्थान स्थित होते हैं, ठीक है। यही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के प्रमुख संस्थान स्थित होते हैं। कानून निर्माण, नीतिगत निर्णय और प्रशासनिक क्रियान्वयन सही प्रक्रियाएं राजधानी से संचालित होती है। राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोण से राजधानी वह स्थान है जहां राज्य की संप्रभुता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। यही कारण है कि राजधानी पर नियंत्रण राजनीतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता और पहचान का प्रतीक। राजधानी नगर राष्ट्र की एकता, अस्मिता और पहचान का प्रतीक होता है, ठीक है। राजधानी नगर राष्ट्र की एकता, अस्मिता और पहचान का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज, संसद भवन, स्मारक, ऐतिहासिक स्थल और सरकारी संस्थान राजधानी को प्रतीकात्मक महत्व प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, संसद भवन, स्मारक, ऐतिहासिक स्थल और सरकारी संस्थान राजधानी को प्रतीकात्मक महत्व प्रदान करते हैं। राजधानी में आयोजित राष्ट्र समारोह, परेड और राजनीतिक कार्यक्रम नागरिकों में राष्ट्र चेतना को सुदृढ़ करते हैं। राजधानी में आयोजित राष्ट्रीय समारोह, परेड और राजनीतिक कार्यक्रम नागरिकों में राष्ट्र चेतना का सुदृढ़ करते हैं। इस प्रकार राजधानी नगर राष्ट्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तीसरा आपका कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका। राजधानी नगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेशी दूतावास, उच्चायोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यालय प्राय राजधानी में ही स्थित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, शिखर बैठकों और कूटनीतिक वार्ताओं का आयोजन भी राजधानी नगरों में होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, शिखर बैठकों और कूटनीतिक वार्ताओं का आयोजन भी राजधानी नगरों में होता है। इस प्रकार राजधानी नगर किसी राज्य की वैश्विक छवि और कूटनीतिक प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। चौथा है शक्ति का केंद्रीकरण और नियंत्रण। राजधानी नगरों में राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण राज्य को प्रशासनिक नियंत्रण और स्थिरता प्रदान करता है। राजधानी नगरों में राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण राज्य को प्रशासनिक नियंत्रण और स्थिरता प्रदान करता है। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तीव्र और संगठित होती है। सैन्य, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निकटता संकट प्रबंधन में सहायक होती है। सैन्य, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निकटता संकट प्रबंधन में सहायक होती है। हालांकि अत्यधिक केंद्रीकरण से क्षेत्रीय असंतुलन, नौकरशाही प्रभुत्व और सत्ता के केंद्रीकरण की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया जाता है। पांचवा आपका राजनीतिक आंदोलनों और जनमत निर्माण का केंद्र। राजधानी नगर प्राय राजनीतिक आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों और वैचारिक विमर्श के केंद्र होते हैं, ठीक है। सत्ता के निकट होने के कारण राजधानी में उठी राजनीतिक आवाज पूरे देश में गूंजती है। सत्ता के निकट होने के कारण राजधानी में उठी राजनीतिक आवाज पूरे देश में गूंजती है।
इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन राजधानी नगरों से ही प्रारंभ हुए हैं। इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन राजधानी नगरों से ही प्रारंभ हुए हैं। इस प्रकार राजधानी जनपद निर्माण और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का भी प्रमुख मंच होती है। ठीक है, अब है आपका नियोजित और अनियोजित राजधानी नगर। ठीक है, राजधानी नगरों को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ऐतिहासिक या अनियोजित राजधानियां और दूसरा है नियोजित राजधानियां। ठीक है, तो ऐतिहासिक राजधानियां देखते हैं। ऐतिहासिक राजधानियां लंबे समय से विकसित हुई होती है। ठीक है, जहां प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां क्रमशः केंद्रित हुई। इसी विपरीत नियोजित राजधानियां आधुनिक राजधानी भूगोल की देन है, जिन्हें विशेष उद्देश्य जैसे क्षेत्रीय संतुलन, प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक प्रतीकात्मक को ध्यान में रखकर विकसित किया गया। नियोजित राजधानियां यह दर्शाती है कि राज्य अपने भौगोलिक और राजनीतिक भविष्य को राजनीतिक दृष्टि से आकार देना चाहते हैं। फिर आपका राजधानी नगर और क्षेत्रीय संतुलन। कई देशों में राजधानी नगर का चयन या स्थानांतरण क्षेत्र या संतुलन को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। कई देशों में राजधानी नगर का चयन या स्थानांतरण क्षेत्र या संतुलन को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। जब राजधानी किसी अत्यधिक विकसित क्षेत्र में स्थित होती है तो अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत उपेक्षित रह जाते हैं। राजधानी को अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्र में स्थापित करने से उस क्षेत्र में अवसंरचना, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इस प्रकार राजधानी नगर विकास नीति को एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाते हैं। राजधानी को अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्र में स्थापित करने से उस क्षेत्र में अवसंरचना, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इस प्रकार राजधानी नगर क्षेत्रीय विकास नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाते हैं। राजधानी नगरों की समस्याएं और चुनौतियां देखते हैं। ठीक है, राजधानी नगरों में क्या क्या समस्याएं और चुनौतियां हैं। ठीक है, राजधानी नगरों के अत्यधिक विकास से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनसंख्या का अत्यधिक संकेंद्रण, यातायात जाम, आवास संकट, प्रदूषण, सामाजिक असमानता और झुग्गी बस्तियों का विस्तार, ये सभी राजधानी नगरों की सामान्य चुनौतियां हैं। राजधानी नगरों के अत्यधिक विकास से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जनसंख्या का अत्यधिक संकेंद्रण, वहां जनसंख्या ज्यादा होता है, यातायात जाम, आवास संकट, प्रदूषण, सामाजिक असमानता और झुग्गी बस्तियों का विस्तार, ये सभी राजनीतिक नगरों की सामान्य चुनौतियां हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी राजधानी में सत्ता और संसाधनों का अत्यधिक संकेंद्रण अन्य क्षेत्रों में असंतोष और अलगाव की भावना को जन्म दे सकता है। इसलिए आधुनिक राजनीतिक भूगोल में राजधानी नगरों के संतुलित और टिकाऊ विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। समकालीन परिप्रेक्ष्य में राजधानी नगरों का बदलता स्वरूप। वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल शासन के युग में राजधानी नगरों की भूमिका में परिवर्तन आ रहा है। वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल शासन के युग में राजधानी नगरों की भूमिका में परिवर्तन आ रहा है। शासन के अनेक कार्य अब विकेंद्रीकृत हो रहे हैं, परंतु इसके बावजूद राजधानी नगर आज भी राजनीतिक निर्णय, कूटनीति और राष्ट्रीय पहचान के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। आधुनिक समय कई राजधानी नगर वैश्विक शहरों के रूप में उभर रहे हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को संगम दिखाई देता है। अब देखते हैं निष्कर्ष। यह कहा जा सकता है कि राजधानी नगर किसी भी राज्य के भौगोलिक और राजनीतिक ढांचे की रीढ़ होती है। ठीक है, यह कहा जा सकता है कि राजधानी नगर किसी भी राज्य के भौगोलिक और राजनीतिक ढांचे की रीढ़ होते हैं। भौगोलिक दृष्टि से वे केंद्रीयता, परिवहन, सुरक्षा, पर्यावरण और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, जबकि राजनीतिक दृष्टि से वे सत्ता, प्रशासन, राष्ट्रीय एकता, कूटनीति और जनमत निर्माण के केंद्र होते हैं। राजधानी नगर केवल शासन का स्थान नहीं, बल्कि राष्ट्र की पहचान, वैचारिक दिशा और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक होते हैं। इसलिए राजनीतिक भूगोल और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में राजधानी नगरों का महत्व अत्यंत व्यापक और गहन और अस्थायी है।